नमस्कार, ओमकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं अब खबरों का। जोशीमठ में घरे में दरार आने के बाद अब संकट बद्रीनाथ हाईवे तक पहुंच गया है। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया है कि बद्रीनाथ हाईवे पर दरारों की सूचना मिली। इसे लेकर मौके पर एक्सपर्ट्स की टीम मौके पर भेजी गई थी। टीम ने जांच कर दरारों की सूचना दी। इससे पहले 23 जनवरी को आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने जोशीमठ में किए जा रहे राहत कार्यों के बारे में सूचना दी। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की एक टीम को निरीक्षण के लिए मौके पर भेजा गया था। उन्होंने बताया था कि टीम ने निरीक्षण करने पर यहाँ दरारें दिखी हैं। उन्होंने कहा कि इन दरारों के पीछे हाईवे के किनारे बसावट हो सकती है। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान विभाग ने 24 और 25 जनवरी को भारी बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। इसे देखते हुए नोडल अधिकारियों को राहत शिविरों में कंबल, हीटर और जनरेटर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। वहीं पीडब्ल्यूडी और सीमा सड़क संगठन को अलर्ट पर रहने और बर्फबारी करने के कारण होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए निर्देशित किया। आपको बता दें कि जोशीमठ में 261 प्रभावित परिवारों को अंतरिम राहत के रूप में 3 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि वितरित की गई है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को परिवार सहित जान से मारने की धमकी मिली है। जानकारी के मुताबिक धमकी अमर सिंह नाम के व्यक्ति ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चचेरे भाई को फोन पर दी। उसने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री की परिवार सहित 13वीं की तैयारी कर लो। बमीठा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि जिस शख्स ने धीरेन्द्र शास्त्री के परिवार को धमकी दी है उसका पता लगाया जा रहा है। उस मोबाइल नंबर को भी ट्रेस किया जा रहा है जिससे लोकेश गर्ग को फोन किया गया था। बमीठा पुलिस ने बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री के चचेरे भाई लोकेश गर्ग ने जान से मारने की उसको धमकी मिली है और उसकी शिकायत दर्ज कराई है। लोकेश के पिता राम अवतार गर्ग की ओर से दिए गए शिकायती आवेदन में बताया कि अमर सिंह ने फोन पर धमकी दी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बताते चले कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अपने दरबार में अंधविश्वास और जादू टोना को बढ़ावा देने के आरोपों के चलते चर्चाओं में है। इस मामले को लेकर लोग भी दो धड़ों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक वर्ग उनके विरोध में नजर आ रहा है तो वहीं दूसरा वर्ग उनके समर्थन में नजर आ रहा है और उनके समर्थन में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ ही दिनों पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर भी उनके समर्थकों ने प्रदर्शन किया है। लगातार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थक उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आरोप बाबा पर लगाया जा रहा है और जिस तरीके से चेतावनी दी जा रही है, अब ये मामला और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा मोड़ लेता हुआ अब ये मामला नजर आ रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। इसकी एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर सीएम नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने आजादी में भूमिका निभाई थी। सीएम रहते हुए उन्होंने बिहार में विकास किया है और सीएम नीतीश ने इस दौरान बयान दिया है। कर्पूरी ठाकुर को लेकर उनकी जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि आजादी में कर्पूरी ठाकुर ने इस दौरान भूमिका निभाई थी। सीएम रहते हुए
और आप सबको सर कर्पूरी जयंती है आज 99 जयंती है कर्पूरी बहुत नीचे कर दीजिए का आयोजन हमेशा से किया जा रहा है और आप सबको सर कर्पूरी जयंती है आज 99 जयंती है कर्पूरी बहुत नीचे कर दीजिए का आयोजन हमेशा से किया जा रहा है और आप सबको सर कर्पूरी जयंती है आज 99 जयंती है कर्पूरी बहुत नीचे कर दीजिए का आयोजन हमेशा से किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने दिल्ली सरकार में मंत्री और कश्मीर के इलेक्शन इंचार्ज इमरान हुसैन के साथ जम्मू और कश्मीर आम आदमी पार्टी इकाई की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक स्तर की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में फैसला लिया गया कि पार्टी जम्मू कश्मीर में सभी स्तर के चुनाव लड़ेगी। पार्टी की ये बैठक दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें पार्टी की विभिन्न समितियों के अध्यक्ष, सह अध्यक्ष और सभी जिलाध्यक्षों ने भाग लिया। इस बैठक के पहले चरण में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने जम्मू कश्मीर में पार्टी के कामकाज की समीक्षा की। इस बैठक के दौरान जम्मू कश्मीर में सदस्यता अभियान को गति देने के प्रयासों की भी समीक्षा की गई और इसको लेकर एक रणनीति तैयार हुई। जम्मू कश्मीर पार्टी नेतृत्व की इस महत्वपूर्ण बैठक में जम्मू कश्मीर के आगामी चुनावों के लिए चुनावी रणनीति पर भी चर्चा की गई और विधानसभा चुनावों, पंचायत चुनावों और नगरपालिका चुनावों पर मुख्य जोर देने के साथ रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। अपने संबोधन में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने कहा कि पार्टी जम्मू कश्मीर में अगले विधानसभा और पंचायत चुनाव में पूरी राजनीतिक ताकत के साथ हिस्सा लेगी और चुनाव लड़ेगी। कल बागेश्वर बाबा काफी सुर्खियों में है। इसी बीच बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बयान दिया। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और क्या बोले धीरेन्द्र शास्त्री, आइए आपको सुनाते हैं। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे, और सुभाष चंद्र बोस जी जयपुर एयरपोर्ट पर अंडरगारमेंट में गोल्ड छुपाकर लाए दो तस्करों को कस्टम टीम ने धर दबोचा है। गोल्ड की कीमत करीब 56 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक तस्कर शारजाह से जयपुर पहुंचे थे। कस्टम विभाग की टीम ने जयपुर एयरपोर्ट पर रियाद से शारजाह होते हुए आई फ्लाइट में बैठे एक पैसेंजर से पूछताछ की तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद टीम ने जब सख्ती से उसकी जाँच की तो स्क्रीनिंग के दौरान उसकी अंडरगारमेंट में 2 कैप्सूल मिले। तब पता चला कि शातिर तस्कर सिलिकॉन के 2 कैप्सूल में 576 ग्राम गोल्ड छुपा कर लाया था, जिसकी बाजार में कीमत करीब 33,69,हजार बताई जा रही है। वहीं दूसरी कार्रवाई में शारजाह से ही आई फ्लाइट संख्या G9435 में भी एक पैसेंजर पर कस्टम अधिकारियों को शक होने पर उसकी जांच की गई तो सामने आया कि पैंट के निचले हिस्से में शातिर पेस्ट में रूप में सोना छुपा रखा था। आपको बताते चले कि पेस्ट के रूप में सोना छुपा कर लाया था। जब कस्टम टीम ने उससे पूछताछ की तो पहले पैसेंजर ने गोल्ड होने की बात से इनकार किया, लेकिन जैसे ही पैसेंजर का एक्सरे किया तो गोल्ड की 2 लेयर उसकी पैंट की मोहरी के पास मिली। सर्च के बाद कस्टम अधिकारियों ने शातिर के पास से 380 ग्राम गोल्ड बरामद किया है। इसकी बाजार में कीमत 22,23,000 रुपए बताई जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को यूट्यूब और ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया गया है। इसके बाद भी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों को डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसे लेकर अधिकारियों के पास एक शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि छात्रों ने परिसर में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखी। वहीं दिल्ली के जेएनयू में भी ये फिल्म दिखाई जानी थी, लेकिन कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने को लेकर अधिकारी जांच कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया था। पुलिस का कहना है कि इसका संज्ञान लिया गया और मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई। इसके अलावा जेएनयू ने छात्रों के एक समूह की तरफ से इंडिया द मोदी क्वेश्चन की 24 जनवरी के लिए तय की गई स्क्रीनिंग को रद्द करने का फैसला किया। जेएनयू प्रशासन का कहना था कि इस तरह की डॉक्यूमेंट्री कैंपस की शांति भंग कर सकती है। तो आपको बताते चले कि बीबीसी की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी उसको लेकर जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है और पीएम की जिस तरीके से ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है इसको प्रचारित करने की बात की जा रही थी, लेकिन जेएनयू में अब इसे बैन कर दिया गया है। वहीं बैन होने के बाद भी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पीएम मोदी पर बनी ये जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है ये दिखाई गई है। इसको लेकर जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है और इंटरनेशनल स्तर पर भी इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। कि ये जो डॉक्यूमेंट्री बनी है इसको लेकर लगातार विवाद छिड़ता हुआ जा रहा है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों को डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसे लेकर अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई। आरोप लगाया कि छात्रों ने परिसर में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने को लेकर अधिकारी जांच कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया था। पुलिस का कहना है कि इसका संज्ञान लिया गया और मामले को लेकर जाँच शुरू की गई। इसके अलावा जेएनयू ने छात्रों के समूह द्वारा इंडिया द मोदी क्वेश्चन की 24 जनवरी के लिए तय की गई स्क्रीनिंग को रद्द करने का फैसला किया। जेएनयू प्रशासन का कहना था कि इस तरह की डॉक्यूमेंट्री कैंपस की शांति को भंग कर सकती है। जेएनयू कैंपस में स्क्रीनिंग के कार्यक्रम को लेकर पैम्पलेट्स बांटे गए थे। इतना ही नहीं, छात्र संघ के अध्यक्ष आयुषी घोष ने भी विवादित डॉक्यूमेंट्री का पोस्टर शेयर किया। उन्होंने इसकी स्क्रीनिंग का पोस्टर शेयर किया। आयुषी का ये पोस्ट वायरल होने पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी कर दी। इसके बाद यहाँ स्क्रीनिंग को रद्द किया गया। दरअसल बीबीसी की इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री को लेकर भारत में गंभीर विवाद खड़ा हुआ। केंद्र की शिकायतों के बाद इसे यूट्यूब और ट्विटर पर ब्लॉक किया गया। हालांकि कई डार्क वेबसाइट पर अभी भी ये मौजूद है। बीबीसी ने इसको लेकर एक सीरीज तैयार की है। इसका पहला पार्ट शेयर किया गया। ये डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगे 2002 पर आधारित है। इसे लेकर केंद्र और बीजेपी ने जमकर बवाल किया था। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में घूमने आई 3 कोरियन लड़कियों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। कैंपस में घूमने के दौरान इन लड़कियों पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए छात्रों ने इनके खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कुछ लड़कों ने लड़कियों के सामने जय श्री राम के नारे लगाए। मेरठ घूमने आई ये लड़कियां जब यूनिवर्सिटी कैंपस में घूम रही थी उस समय कुछ विदेशी युवतियों को कैंपस में घूमता देख छात्र छात्राएं इनसे बात करने लगे। इस दौरान किसी ने इनसे इनके धर्म
धर्म के बारे में पूछा तो उन्होंने अपना धर्म ईसाई बताया। इस बातचीत के दौरान ही किसी ने इन पर धर्मांतरण का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। लड़कियों का कहना है कि वे दिल्ली के एक कॉलेज में हिंदी सीख रही है। यहाँ से लौटने के बाद वे अपने देश में हिंदी पढ़ाएंगी। वे अपने दोस्तों से मिलने के लिए मेरठ आई थी, वहीं के कैंपस घूमने के लिए आई। पुलिस ने धर्मांतरण के आरोप को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी के ही कुछ छात्र इन लड़कियों से ईसाई धर्म के बारे में बात कर रहे थे। वहीं पर किसी ने इस बातचीत का वीडियो बना लिया। किसी ने भी इनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पूछताछ के बाद लड़कियों को दिल्ली भेज दिया गया, जहां से वे सोमवार को अपने देश लौट जाएंगे। इस बार बदलते मौसम ने हर किसी को चौंकाया है। एक तरफ कड़ाके की सर्दी ने लोगों का जीना मुहाल किया, तो वहीं जनवरी के महीने में गर्मी ने 4 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन बीते सोमवार 23 जनवरी को बीते 4 सालों के मुकाबले अधिकतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। पिछली बार दिल्ली में जनवरी का गर्म दिन 2019 में 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने आसमान में बादल छाए रहने और सुबह और शाम हल्की बारिश की भविष्यवाणी की है, जबकि राजधानी के अधिकतम तापमान में मंगलवार से फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। इसी के साथ दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बुधवार और गुरुवार को बूंदाबांदी हो सकती है। आपको बता दें, पिछली बार दिल्ली में अधिकतम तापमान 13 दिसंबर 2022 को 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं पिछले साल जनवरी में अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस 5 जनवरी को था। जनवरी 2021 में अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस था और 5 जनवरी को 2020 में अधिकतम 23.5 डिग्री सेल्सियस था। तो वहीं आपको बताते चले कि IMD के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिनों के लिए दिल्ली का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कम से कम 29 जनवरी तक दिल्ली में शीतलहर की स्थिति की संभावना नहीं है। लगातार मौसम जिस तरीके से बदल रहा है, तो आपको बताते चलें कि मौसम विभाग ने आसमान में बादल छाए रहने और सुबह और शाम हल्की बारिश की संभावना जताई है, भविष्यवाणी जताई है। जबकि राजधानी के अधिकतम तापमान में मंगलवार से फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। इसी के साथ ही दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बुधवार और गुरुवार को बूंदाबांदी हो सकती है। पिछली बार दिल्ली में अधिकतम तापमान 13 दिसंबर 2022 को 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। तो वहीं जनवरी में अधिकतम तापमान 23 डिग्री दर्ज किया गया था। जनवरी 2021 में अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस था। तो लगातार जिस तरीके से तापमान में बदलाव हो रहा है और कहा जा रहा है कि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच आने वाले 3 दिनों में रहने वाला है। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कम से कम 29 जनवरी तक दिल्ली में शीतलहर की स्थिति की अभी कोई संभावना नहीं है। कार न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।